गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के। अगर एक बार आपने मुझे देखना शुरू कर दिया है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे सभी। आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम करेंगे शुरू। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। चंदन कराते, सूरज प्रजापति, रक्षा उजाले, एक बच्चे का नाम क्या है, जल्दी जल्दी कह रहे हैं, जय हिंद। शुभम सिंह, दीपक शाह, राहुल, स्नेहा, अंकिता, नितिन, शुभम, राहुल, जयदीप, दिवाकर, सोनी, अनुभव, अंजलि, कुशलदीप, अक्षर, मावी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी क्लास सही की सही चल रही है, बढ़िया चल रही है और सबका नाम लेना संभव नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं। तो बाकी जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब आपके नाम बीच में आ ही जाएंगे। तो एक बार बस ये बता दो कि क्या ऑडियो वीडियो बढ़िया है। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। टी शर्ट बढ़िया लग रही है, बढ़िया है तो बढ़िया लगेगी क्योंकि हमने पहनी है। हाँ, ये बच्चा कह रहा है गुरु प्रणाम नहीं। प्रणाम का मतलब है कि ग्रीटिंग ही है, प्रणाम नमस्कार एक ही बात है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है इसमें। सुनीता जी कह रही हैं सुनीता। चलो ऑल ओके। चलो अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो हीट, वो उष्मा जो स्टेट बदल दे, अवस्था बदल दे, उसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा की औकात क्या थी? आप कहेंगे सर उसकी औकात थी स्टेट बदल देना, बर्फ का पानी बना देना या उबलते पानी की भाप बना देना। फिर हमने एक लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी कि उबलता पानी का टेम्परेचर भी 100 है, भाप का भी 100 है, लेकिन भाप ज्यादा पेनफुल, कष्टदायक इसलिए है क्योंकि भाप के अंदर वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्स्ट्रा होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि यहां तक आप सभी पढ़कर आए हैं। जब भी आप क्लास में आए तो पीछे का पढ़ के जरूर आया करें। एक बेटा मैंने आपको लिखा था सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। बेटा सेंसिबल हीट वो होती है जो टेम्परेचर बढ़ा दे। देखो लेटेंट हीट टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकती, वो तो स्टेट बदलती है। अब मान लो कि आपके घर में 5 लीटर पानी था, आपने हीट दी और 5 लीटर पानी का तापमान 30 से 40 हो गया। ये लोहे की छड़ थी, तापमान आपने 20 से 50 कर दिया। तो वो हीट जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट विच इंक्रीजेस टेम्परेचर। संवेदनीय उष्मा जो तापमान बढ़ाती है। तो यानी कि लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा वो है जो स्टेट बदलेगी, अवस्था बदलेगी, बर्फ का पानी पानी की भाप बनाएगी। लेकिन सेंसिबल हीट वो है जो टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा देगी। 20 से 70 कर दिया, 90 कर दिया, है ना, वो हमारी कहलाएगी सेंसिबल हीट। बेटा ये जो सेंसिबल हीट है ना, इसी सेंसिबल हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्मा क्षमता भी कहते हैं। लेकिन कब? संवेदनीय उष्मा जो तापमान बढ़ा दे, तापमान बढ़ाने वाली हीट को हम स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा पता कब कहेंगे? अगर मुझे टेम्परेचर केवल 1 डिग्री ही बढ़ाना हो और मटेरियल भी 1 ही ग्राम हो। तो अगर मेरे पास में 1 ग्राम मटेरियल है और उसका टेम्परेचर मैंने 1 ही डिग्री बढ़ाया, तो जो हीट दूंगा उस हीट को फिर मैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा कहूंगा। ये एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहां देखना, हम यहां पर लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जैसे जल की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता, जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता। बेटा स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं हम सी से, और जल की बात करें तो नीचे मैं वाटर लिख रहा हूं। बेटा जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहां से पूरे गेम को आपको समझ में आ जाएगा। यहां ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास में 1 ग्राम पानी है, कितना पानी? मात्र 1 ग्राम, यानी कि कुछ 1 चम्मच के आसपास। तो मैंने 1 ग्राम पानी लिया और इस 1 ग्राम पानी का तापमान मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, जैसे कि 13.5 से 14.5 कर दिया। तो अगर मेरे पास मटेरियल 1 ही ग्राम हो
यानी कि 1 यूनिट, और टेम्परेचर भी मैं 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, यानी कि 1 ही यूनिट बढ़ाऊं, तो जितनी मैं हीट दूंगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। तो 1 ग्राम पानी का तापमान अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना, तो आपको 1 कैलोरी हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जल की विशिष्ट उष्मा 1 क्यों है? क्योंकि विशिष्ट उष्मा क्या होती है कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए 1 कैलोरी। इसलिए जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 1 की जगह 7 लिख देता, 7, तो इसका मतलब ये होता कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 7 कैलोरी हीट चाहिए। मैं लिख देता 50, तो इसका मतलब होता कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 50 कैलोरी हीट चाहिए। मान लो कि मैं लिख देता 0.5, तो इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.5 कैलोरी हीट चाहिए। तो 1 ग्राम का तापमान 1 ही डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हैं वो कहलाती है विशिष्ट उष्मा। तो पानी के केस में इसकी वैल्यू होती है 1। अब आपको ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि पेपर में बहुत ही रेयर केस है, ना के बराबर केस है कि आपसे पूछेगा कि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता की वैल्यू कितनी है, और आप लिखो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वो पता क्या पूछेगा, वो आपसे कहेगा पहले आप मुझे बताओ कि जो बेटा जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता लिखी मैंने 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो 1 कैलोरी हीट चाहिए। ये हीट बहुत ही लो है कि बहुत ही हाई है? आपको क्या लग रहा है सामने देखकर कि जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही लो है कि बहुत ही हाई है? ठीक है रोहित राजपूत, पीछे की क्लास कंप्लीट कर लो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जल की जो विशिष्ट उष्मा क्षमता, आपको क्या लग रहा है देखकर कि बहुत लो है कि बहुत हाई है? किस कैटेगरी में डालोगे? आप कहोगे सर ठीक ठीक लगा लो। मान लो कि आप गए दुकान पे, आपने जी टी शर्ट कितने की, उसने कहा जी 800 की, आपने कहा जी 300 रुपए। उसने भाई साहब ठीक ठाक तो लगाओ, इतने भी कम मत करो। तो आप वो जो ठीक ठीक लगा लेते हैं 450 रुपए में डन करो, है ना? तो बताओ ये बहुत लो है कि बहुत हाई है कि ठीक ठीक लगाए? जितने बच्चे कह रहे हैं कि लो, उन सबको गलत है बेटे। जल की विशिष्ट उष्मा जो है ना, ये 1 देखकर बहकना नहीं है, ये बहुत हाई है। मात्र 1 ग्राम पानी चम्मच के बराबर, उसका तापमान 1 ही डिग्री बढ़ा रहे हो, तब भी 1 कैलोरी हीट चाहिए जो नवीन बता रहा है। गलती से अगर यहां पे 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम पानी हुआ तो 100 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़ा के 90 डिग्री बढ़ाना पड़ा, 90 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई है। पानी को गर्म करना आसान नहीं है। पानी बहुत देर में गर्म होता है। जो चीज देर में गर्म होगी ठंडी भी देर में पड़ेगी। पानी ना जल्दी गर्म होता ना जल्दी ठंडा पड़ता, ध्यान रखना। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, ऐसे आपको मजा नहीं आएगा। देखो, आप कभी किसी समुद्री क्षेत्र में जाना, या बहुत जो बच्चे रहते होंगे समुद्र के आसपास, कैलकाटा में या मान लो कहीं और, या कभी आप गए हो, आप एक चीज देखना, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं ना, मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, मद्रास हो गया, इनमें दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क नहीं होता। दिन में टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री है, तो रात को मान लो कि 24 है, 23 है, 22 है। लेकिन जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं, दिन में तापमान 48, रात में 3 बजे 16 डिग्री, तो वहां टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है रेगिस्तान वाले एरिया में। लेकिन समुद्री क्षेत्र में नहीं मिलेगा। पता क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र में मतलब वहां समुद्र है, पानी है, तो पानी ना तो जल्दी गर्म होता है दिन में कि बहुत जल्दी गर्म हो जाए, ना रात में जल्दी ठंडा पड़ेगा। तो पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो दिन और रात के मौसम में फर्क नहीं दिखता। लेकिन जो बालू है, जो रेत है, जो मिट्टी है, वो जल्दी गर्म होती है, ठंडी भी जल्दी पड़ेगी। जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में सुबह को सूरज निकलता है ना, वहां भाई साहब 10 बजे 11 बजे से धूप लगती है, लगता है कि बिल्कुल चिलचिलाती धूप। अगर आपको आदत नहीं है ना, हालत खराब हो जाएगी रेगिस्तानी एरिया में। तो जो बच्चे रेगिस्तान के आसपास के होंगे ना, पता होगा। और रात में ठंड होती है, चादर ओढ़ के सोते हैं, वो 2-3 बजे ठंड लगती है, तो जल्दी चीज गर्म होगी, ठंडी जल्दी, जो गर्म जल्दी होगी, ठंडी जल्दी, गर्म देर से, ठंडी भी देर से। तो वाटर जो है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, ये बहुत ही हाई होती है। अब इसका बड़ा प्यारा क्वेश्चन पेपर में आया, जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाओ, जैसे मेरे एक बार इधर गर्दन वर्दन में ना थोड़ा अकड़ाहट हो गई थी, सर्वाइकल की दिक्कत है मुझे, तो डॉक्टर ने कहा भाई जब ज्यादा दर्द हो तो आप गर्म पानी की सिकाई कर लेना। जो रबड़ के बैग आते हैं ना, हॉट वाटर बैग, रबड़ के बैग में गर्म पानी भरना, उसकी सिकाई करना। या गांव में तो बच्चे या व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी रख के ही सिकाई कर लेते हैं। तो अब वो डॉक्टर मेरे से गर्म पानी की सिकाई करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे पता है कि पानी देर से गर्म होगा तो ठंडा भी देर से होगा।
तो एक बार आपने पानी गर्म करके इसमें भर लिया तो आप देर तक सिकाई कर सकते हैं, बार बार आपको उठ के जाना नहीं पड़ेगा गर्म करने के लिए। तो पेपर में देखो यही क्वेश्चन आया। उसने कहा कि जल तप्त जल की थैलियों में उपयोग किया जाता है, क्यों? वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स। तो जो हॉट वाटर बैग हैं उनके अंदर हम वाटर का ही यूज क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चों ने भावुक हो गए, किस पर टिक लगा दिया कि जल जो है वो इजिली मिल जाता है ना। किसी ने टिक लगा दिया कि वो सस्ता है। ये तो देखो बिल्कुल ही गलत है, डी ऑप्शन तो, कि इट इज इजी टू हीट वाटर। पानी को गर्म करना आसान नहीं है, पानी देर से गर्म होता है तो ठंडा भी क्या पड़ेगा, देर से। ठीक है, इसका आंसर बेटा सी ऑप्शन। पानी की स्पेसिफिक हीट जो है बहुत हाई है, जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही उच्च है। तो वाटर अगर स्पेसिफिक हीट बहुत ही हाई होगी तो क्या होगा बेटा, देर से गर्म होगा, ठंडा भी क्या पड़ेगा, देर से। ठीक है, अच्छा तो लिख लेना कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है बहुत ही हाई होती है, इसलिए ऐसा है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को उतार भी लेना कि जल तप्त जल की थैलियों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत उच्च होती है। खुशी, नवीन, शांतनु सबका एकदम ठीक आंसर है, रजत का भी, आकृति, अखिलेश बहुत बढ़िया, शेरा खातून बड़े आंसर। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। यहां पे लिख लो, अगर आपको कभी कैलोरी को जूल में बदलना पड़े तो 1 कैलोरी होता है लगभग 4.2 जूल के बराबर। 1 कैलोरी में जूल होते हैं 4.2। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने, आराम से पढ़ो, जो भी आज तक आपने पढ़ाई की है उसके आधार पर इसका आंसर दो। कह रहा है कि एक विशिष्ट दिन और समय पर चूरू में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस था। सभी प्रकार से समान धातु के 2 कपों में चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। इन दोनों में से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पे पहुंचा? बड़े ध्यान समझो, इसने कहा क्या, एक तो मुझे बताया कि चूरू का तापमान 48 है, शिमला का 24 है। तो चूरू में जहां का तापमान 48 है वहां पर एक कप में पानी 95 डिग्री पर है, शिमला में पानी 71 पे। तो कह रहा है कि कौन सा कप कमरे के तापमान पे पहले पहुंचेगा, 95 वाला 48 पे जल्दी पहुंचेगा या 71 वाला 24 पे जल्दी पहुंचेगा? अच्छा पहला आप ये समझो कि कमरे के तापमान पे पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि हमें बचपन से पता है कि हीट जो है, उष्मा जो है, जो शुभम सिंह बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने, कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च तापमान से निम्न की तरफ को जाती है। तो पानी गर्म है, कमरे का तापमान कम है, तो पानी अपनी हीट कमरे में फेंकेगा। तो ये 95 वाला अपनी हीट फेंकेगा कमरे में, 71 वाला भी कमरे में अपनी हीट फेंकेगा। तो कौन सा पहले कमरे के तापमान में पहुंचेगा ये हमें बताना है। अब यहां देखना, फिर इसका मैं आपको रूल लिखवा दूंगा, पहले समझो। हमने एक दिन कॉपी किया था ना आपकी क्लास में, कैसे किया था भूल गया मैं। हाँ ये था कुछ, देखो बेटा 2 कप है बिल्कुल एक जैसे, उसने लिखा भी है कि सभी प्रकार से समान धातु के 2 कप, तो बिल्कुल एक जैसे कप है ये, इसका कॉपी पेस्ट किया हमने। ये मान लो 6 कप का सेट लेके आए, तो 6 कप का सेट था, 1 कप यहां पर है चूरू में, ये राजस्थान में पड़ता है, इसका तापमान 48 डिग्री है। एक मान लो कि शिमला में है, इसका ये हिमाचल प्रदेश में, इसका तापमान कितना है 24। यहां पे जो पानी है 95 पे है या 71 पे है। तो कौन सा कप कमरे के तापमान पे पहले पहुंचेगा? तो सबसे पहले आप ये समझो कि बेटा कोई भी गर्म चीज कितना जल्दी ठंडी पड़ जाएगी वो केवल इस बात पर डिपेंड करता ही नहीं है कि वस्तु का तापमान क्या है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता केवल, ना इस बात पर डिपेंड करता कि कमरे का वातावरण का तापमान क्या है। कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि उस वस्तु के और वातावरण के तापमान में कितना ज्यादा अंतर है। वस्तु बहुत ही ज्यादा गर्म हो, कमरे का तापमान बहुत ही कम हो, तो वस्तु बहुत जल्दी हीट कमरे में फेंकती है, बहुत जल्दी ठंडी पड़ेगी। तो कोई वस्तु ठंडी कितना जल्दी पड़ेगी, कितना जल्दी अपनी हीट कमरे में फेंकेगी, उसके लिए दोनों के तापमान में अंतर देखना पड़ता है।
अब देखो यहाँ पे तापमान 95, कमरे का 48, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 47 डिग्री सेल्सियस आएगा। यहाँ 71 है, यहाँ 24 है, डिफरेंस निकालेंगे फिर कितना आएगा, 47 ही आएगा। यानी जैसे ये कमरे के तापमान पर पहुंचेगा वैसे ये भी पहुंचेगा, क्योंकि कोई वस्तु कितना जल्दी कमरे के तापमान पर पहुंचेगी उसके लिए वस्तु और कमरे के तापमान का अंतर देखना। याद रखना, अंतर देखना किस में है कि वस्तु का टेम्परेचर कितना है और रूम का कितना है। ध्यान रखना, आगे तुम गलती करोगे क्वेश्चन में, वस्तु का तापमान और कमरे के तापमान में अंतर बड़ा है तो वस्तु जल्दी ठंडी पड़ेगी, कम है तो जल्दी नहीं ठंडी पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा आपको। देखो अभी आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, आपने एक चीज देखी होगी, मान लो आपकी मम्मी एक चाय लेकर आए और रख दें उसे, है ना, तो आपने एक बात देखी होगी, यार ये जो चाय है बहुत देर में ठंडी होती है गर्मियों में। मई जून के महीने में चाय रखी है, अगर आपको गर्म चाय पीने की आदत नहीं है तो चाय बहुत देर में ठंडी पड़ेगी। लेकिन यही चाय जब आपकी मम्मी जनवरी के महीने बनाती है, चाय रखी 1-2 मिनट के बाद ठंडी पड़ जाती है। तो सर्दियों में खाना भी जल्दी ठंडा हो जाता है, चाय जल्दी ठंडी पड़ जाएगी, दूध ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन गर्मियों में बहुत देर तक गर्म रहते हैं, पता क्यों? आप खुद देखो, सर्दियों में मान लो कि चाय का तापमान है 100 डिग्री, कमरे का तापमान है 10, ठंड पड़ रही है, तो चाय 100 पे, कमरा 10 पे, डिफरेंस कितना बना, 100 में से 10 गया 90 डिग्री। तो गर्मियों सर्दियों में डिफरेंस जो है चाय में कमरे में 90 डिग्री का है, चाहे फटाक से हीट कमरे में फेंक देगी, ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन गर्मियों में चाय का तापमान कितना, 100, तो कमरे का भी कितना, 45, डिफरेंस केवल 55 का ही बना। जो डिफरेंस सर्दियों में 90 डिग्री का था चाय में कमरे में, वो गर्मियों में केवल 55 का ही बन पा रहा है। तो यहाँ चाय उतना फटाफट हीट कमरे में नहीं फेंकेगी, यहाँ फटाक से फेंकेगी, ठंडी पड़ जाएगी, यहाँ नहीं पड़ेगी। तो कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ती है उसके लिए जिम्मेदार है वस्तु और कमरे के तापमान का अंतर। ये बात मैंने आपको बताई और हमें बताई किसने, न्यूटन साहब ने। तो लिखेंगे यहां पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। तो बेटा न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु है और कमरे के तापमान में जितना ज्यादा अंतर होगा वस्तु जल्दी ठंडी पड़ेगी। तो लिखेंगे न्यूटन का नियम कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग, हिंदी में लिखवाऊंगा अभी, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, न्यूटन का जो नियम कह रहा है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, कुछ बच्चे अपना नाम ही लिख रहे हैं, चूरू, राहुल कुमार, ये वो। अच्छा, चूरू तो जगह का नाम लिख रहा है बच्चा आर्या, मुझे लगा कि अपना नाम बता रहा है चूरू। ठीक है, अगर ये बात आपको कितनी बढ़िया समझ में आई, ये मुझे अभी 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया करने के लिए, समझने के लिए है। देखते कौन धुरंधर इसका सही आंसर देगा। करना ये अंजलि यादव, आशीष यादव, आर्या, सितांश, रतलाम मिश्रा, भूमिका, मोहम्मद फरहान, राहुल कुमार। करो भाई ये क्वेश्चन ये।
क्वेश्चन नंबर भी लिखना। शतांश का सही लग रहा है, राहुल शुभम का गलत लग रहा है। देखो जितने बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं तो ए देना बंद करो पहले तो। इसका आंसर है बेटा सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, शायद आपको समझ में आए कि इसका आंसर सी ऑप्शन क्यों है। बेटा 25 क्यों लिख रहे हो? आपको लग रहा हो कि सर 90 से 75 15, 75 से 60 15। बेटा डिफरेंस मैंने कहा था कि वस्तु में और कमरे के तापमान में देखना है। आप कहा यहां वस्तु और कमरे के तापमान में अंतर तो आप देख ही नहीं रहे हो। मैं एक चीज बताओ, आप ये वस्तु 25 सेकंड में 90 डिग्री से 75 डिग्री तक ठंडी पड़ी। अच्छा 90 से 75 ठंडी हुई क्यों होगी? इसने अपनी हीट कमरे में दी होगी। तो आप रूम टेम्परेचर अपने मन से मान लो कुछ भी, पर कम मानना, क्योंकि तभी तो कमरे में हीट जाएगी। तो मैंने रूम टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस, मान लो 20 मान लिया मैंने, ठीक है। तो 90 बेटा जब वस्तु का तापमान 90 था, रूम टेम्परेचर है 20, तो डिफरेंस कितना बना 70 का। यानी जब ये वस्तु 90 डिग्री पे थी, कमरे का तापमान 20 है, दोनों में डिफरेंस बना कितना 70 का। और 25 सेकंड के अंदर ये 90 से पहुंच गई 75 पे। लेकिन जब बेटा 75 पे पहुंच जाएगी वस्तु, कमरे का तापमान तो 20 है, अब डिफरेंस केवल कितने का बना 55 का। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले डिफरेंस 70 का था, ज्यादा डिफरेंस था, तो वस्तु 25 सेकंड के अंदर ही 15 डिग्री तापमान गिर गया। अब डिफरेंस केवल 55 का रह गया। तो अब क्या ये जब 75 से जब 60 होने में, अगले 15 डिग्री होने में अधिक समय लेगी है भाई, डिफरेंस अब कम है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, मान लो ये वस्तु 100 डिग्री पे है और कमरा 10 डिग्री पे है, तो डिफरेंस 90 का बना। तो मान लो कि वस्तु 100 पे, कमरा 10 पे, डिफरेंस बना 90 का। तो वस्तु 100 से 90 आ गई 2 मिनट में। तो देखिए जब 90 पे आई, कमरे का तापमान 10, तो अब तक डिफरेंस 80 रह गया। तो 90 से 80 होने में 2 मिनट से अधिक समय लेगी है। तो कोई वस्तु अगर पहले 15 डिग्री 25 सेकंड में गिर रही है, तो अगले 15 डिग्री तापमान गिराने में और अधिक समय लेगी, अगले 15 डिग्री में और अधिक समय लेगी। क्योंकि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती रहेगी, तो वस्तु और कमरे के तापमान में अंतर छोटा होता रहेगा। जब वस्तु शुरू में 90 पे थी, कमरा 20 पे, डिफरेंस 70 का, तो फटाक से वस्तु किस पे आ गई 75 पे। लेकिन अब डिफरेंस रहेगा केवल 55 का। अब उतना जल्दी ठीक उसी समय में ये 60 डिग्री पर नहीं पहुंच पाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? आप इसे ऐसे याद रखो, अगर कोई वस्तु 100 से 90 होने में 2 मिनट ले रही है, तो 90 से 80 होने में 2 मिनट से अधिक का समय लेगी, और 80 70 होने में और अधिक समय लेगी, 70 से 60 होने में और ज्यादा लेगी, 60 से 50 होने में और अधिक ज्यादा समय लेगी, और 50 से 40 होने में तो बहुत ही ज्यादा, और 40 से 30 होने में तो बहुत 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 ज्यादा समय लेगी। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? क्लियर है? मुस्तकीन, गाजी, अंजलि, अनु, नवीन कुमार, सुनीता यादव, सूरज प्रजापति, रतुल केरी, चीनू कुमार, इन बच्चों ने मैं आंसर दिए पिछले क्वेश्चन के। आर्या ने, बालाजीत कुमार, कुछ के सही हैं, कुछ के गलत भी हैं इसमें, ठीक है। चलो अब यहां हम लिखेंगे, देखो बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, यानी कि वो उष्मा जो उबलते पानी को भाप में बदल दे, बताया था ना। तो मैंने एक शब्द यूज किया था वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। आपने एक नाम सुना और सुना होगा इवोपरेशन, वाष्पन। दो नाम होते हैं, एक होता है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, एक होता है इवोपरेशन, इवेपोरेशन, वाष्पन। अच्छा हिंदी वाले बच्चे काम करना भाई, इनके इंग्लिश नाम जरूर साथ में लिख लेना। हिंदी में कई बार वो बदतमीजी क्या करता है, वो इंग्लिश में तो लिख रहा है वेपोराइजेशन, लेकिन हिंदी में से वेपोरेशन को वाष्पन लिख देता है और इवोपरेशन को लिख देता है वाष्पीकरण, तो हिंदी का गलत हो जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे याद रखना, पहले इंग्लिश में देख लेना। अगर इंग्लिश में वेपोराइजेशन लिखा है यानी कि वो वाष्पीकरण की बात कर रहा है, अगर इंग्लिश में इवोपरेशन लिखा है यानी कि वो वाष्पन की बात कर रहा है। तो इंग्लिश नाम जरूर याद रखना कि हमने वाष्पीकरण किसे माना है, वेपोराइजेशन को, और हमने वाष्पन किसे माना है, इवोपरेशन को, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं डिफरेंस क्या है बात समझना। ये बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दोनों सेम ही चीज है। अगर ये दोनों सेम ही चीज होती तो हम दो नाम क्यों लिखते? अच्छा कुछ समानताएं भी होंगी इनमें, तभी नाम मिलता जुलता सा भी है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। अच्छा मेरी समझ में एक चीज नहीं आती,
बच्चा आगे बोलता है जी मैं लेट हो गया हूं, तो क्या करें, क्यों बता रहा है भाई ये बात, ये मैं लेट हो गया हूं। एक तो पहली बदतमीजी है कि लेट आने की, और ऊपर से लिख भी रहा है कि जी मैं लेट आ गया हूं। कोई सोल्यूशन है इस चीज का? हम आधा घंटे का दोबारा तो बताएंगे नहीं। पहली बात, अगर आप आधा घंटा लेट हो गए क्लास में, आने का कोई मतलब ही नहीं है। आधे घंटे का निकल चुका है तो इस क्लास को बाद में देख लेना, मोबाइल में रिकॉर्डेड रहेगी है? पता नहीं क्यों लिखते हैं, हर क्लास में आते हैं दो चार ऐसे। न, 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 नवीन लिख रहा है, सर जी क्वेश्चन करवा के आंसर लेते हो तो मजा आता है पढ़ने में। अच्छा, जब तू शुरू शुरू में आया था पढ़ने तो बहुत बकवास करता था क्लास में फालतू की, नींद आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है? अब तो ये मजा आने लगा है। तेरी बात भाई गधे की लात के बराबर है, तेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हैं? ऐसा आदमी जो रोज पलट जाए उसकी बात पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो तेरे तो कॉम्प्लीमेंट्री शब्द भी ऐसे हैं कि पढ़े नहीं पढ़ा, देखा लिखा नहीं लिखा, ठीक है? हाँ नहीं, डिफरेंस भाई आशीष यादव, जितना कम तापमान जितना कम डिफरेंस रहेगा, वस्तु और वातावरण के तापमान में जितना कम डिफरेंस होगा उतना अधिक समय लगेगा, ठीक है? देखो बेटा, पहले समझते हैं हम वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। आप अपने घर में पानी गर्म कर रहे हैं या कोई भी लिक्विड गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड गर्म होते 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 मान लो कि उसने उबलना शुरू कर दिया, बॉइल कर रहा है वो। अब जब कोई लिक्विड उबल रहा है, अगर उसे आप अभी भी हीट देंगे उसका तापमान तो बढ़ेगा ही नहीं। मैंने आपको बताया था, अगर एक बार लिक्विड उबलने लग जाए फिर तापमान नहीं बढ़ता, अब जो भी हीट देंगे उसे लेकर भाप में बदल जाएगा। तो बेटा उबलते समय, बॉइल करते समय जो लिक्विड भाप बन बन के उड़ता रहता है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। यानी कि वेपोरेशन क्या है? उबलते समय यानी बॉइल करते समय जो लिक्विड भाप में बदलता है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। यानी कि वेपोरेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा। जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो 100 डिग्री पानी भाप में बदल रहा है, वेपोराइजेशन। अल्कोहल 78 डिग्री पे उबलता है 78 पर, ठीक है, 78 डिग्री पर, तो अल्कोहल उबलते समय भाप में बदल रहा है, वेपोराइजेशन है। ऐसे ही मरकरी पारा 357 डिग्री पर उबलता है तो मरकरी उबलते समय भाप में बदल रहा है, वो वेपोराइजेशन है। तो वेपोरेशन क्या होता है? ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, एट ए फिक्स टेम्परेचर। ये फिनोमेना एक फिक्स तापमान पे होता है। और वो फिक्स टेम्परेचर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। हिंदी में लिखेंगे, उबलते समय, उबलते समय तरल का वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, उबलते समय तरल का वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। लेकिन बिना उबले भी तो भाई पानी भाप बन के उड़ते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने छत पे पानी रख दो पक्षियों के पीने के लिए, मान लो कि 5-7 दिन तक एक भी पक्षी ना आए पानी पीने, तब भी वो पानी आपको पता है गर्मी में भाप बन बन के उड़ता रहता है। इतना पानी तो इतना नहीं रह जाएगा। जैसे आपके घर के आसपास अगर कोई जोड़ हो, तालाब हो, पोखर हो, तो गर्मियों में पानी के कंटेंट कम हो जाता है ना, क्योंकि पानी इवोपरेट होता रहता है, वाष्पित होता रहता है। तो हर टेम्परेचर पे पानी भाप में बदलता रहता है। तो बिना उबले, बिना बॉइल किए, बिना उबले पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, बिना उबले पानी का वाष्प में बदलना, इसे बेटा हम कहते हैं वाष्पन, इवोपरेशन। तो अगर आप छत पे पानी रखा है, समुद्र का पानी जो है धीरे धीरे से भाप बनता रहता है, वही जो भाप बनता है समुद्र का पानी, वही तो बादलों में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर बारिश होती है। तो बिना उबले भी जो पानी इवोपरेट होता रहता है हर टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। तो इसे लिखेंगे हम इवोपरेशन, वाष्प में लिखेंगे। ये होता है बेटा एट एनी टेम्परेचर, प्रत्येक तापमान पर होता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर
किसी भी तापमान पर तरल का वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पे लिक्विड जो वेपर में बदलता है, किसी भी तापमान पर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, ये बेटा हमारा क्या कहलाता है? इवोपरेशन। लेकिन जो बेटा जब लिक्विड भाप में बदलता है बिना उबले, देखो होता क्या है, यहां ध्यान समझना सभी। सर आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? अब देखो जो इवोपरेशन है, वाष्पन, ये देखो होता कैसे है। आप एक बर्तन में पानी भर लो ऐसे, बेटा देखो ये होता क्या है। अब आपने इसे छत पे छोड़ दिया, बालाजीत कह रहे हैं सनलाइट, बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा, ये सन की लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, तो सन की लाइट जो है वो आके इस पानी पे गिरेगी। तो बेटा जो सबसे ऊपर वाली लेयर है पानी की, बर्तन में इतना पानी भरा हुआ है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस पर लगातार सन की लाइट गिर रही है। लाइट क्या है कि एनर्जी गिर रही है, तो जो ऊपर वाली जो मोलिक्यूल है पानी के, उन्हें लगातार एनर्जी मिल रही है, तो क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और क्या करेंगे, इस सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। अब जो नीचे वाली लेयर है, इसके मोलिक्यूल को लगातार एनर्जी मिलेगी सनलाइट से, अब वो एक्साइटेड होकर भाग जाएंगे, फिर ये वाले भाग जाएंगे, फिर ये वाले, और एक टाइम ऐसा आएगा सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये जो इवोपरेशन की घटना है ना, ये केवल सरफेस पे घट रही होती है, नीचे वाले पानी को पता भी नहीं है। ऊपर वाले मोलिक्यूल उड़ के भागेंगे, फिर नीचे वाले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में नीचे वाला भी। तो ये इसे हम कहते हैं जो इवोपरेशन है, जो वाष्पन है, ये सुपरफिशियल फिनोमिना है। सुपरफिशियल यानी कि सतही, सुपरफिशियल फिनोमिना हम कहते हैं, सतही प्रक्रिया है ये, सतही प्रक्रिया, सुपरफिशियल फिनोमिना। आपने कई बार सुना होगा ना कि कोई व्यक्ति होता है, उसे मान लो कि हर सब्जेक्ट के बारे में पता है, वो पॉलिटी पढ़ा दे रहा है बच्चों को, वो साइंस भी पढ़ा दे रहा है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दे रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दे रहा है, वो बायो भी पढ़ा दे रहा है, वो सब कुछ पढ़ा दे रहा है। तो कहते हैं यार इसे ना, ये नॉलेज तो है पर सुपरफिशियल नॉलेज है, यानी कि सतही ज्ञान है, ऊपर ऊपर का। हर सब्जेक्ट के बारे में जानता तो है पर बहुत गहराई से नहीं, ऊपर ऊपर हर एक के बारे में बता देगा। हिस्ट्री में कह रहे पानीपत का पहली लड़ाई यहाँ हुई, दूसरी यहाँ हुई, तीसरी यहाँ हुई, ये वो ऐसे वैसे। पॉलिटी के बारे में बता देगा कि हमारे अधिकारी हैं फलाना, मतलब ऊपर ऊपरी ज्ञान है उसे, अच्छी बात है, लेकिन डीप नॉलेज नहीं है। तो ये जो हमारे पास में ऑपरेशन है, सुपरफिशियल फिनोमिना है ये, इसमें केवल ऊपर की भाप बन के उड़ेगी। लेकिन जो वेपोराइजेशन है, इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, उबलते समय तरल का वाष्प बनना। और आपको पता है हमारे घर में जब पानी उबलता है तो सारा पानी इन्वॉल्व होता है उसमें, नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का नीचे आ रहा है, तो उबलते समय पानी पूरा घूम रहा होता है, सारे के सारा बर्तन का सारा पानी। तो ये सुपरफिशियल फिनोमिना नहीं है, ये है बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना हम कहते हैं स्थूल प्रक्रिया। ठीक है, आपका लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 9th पास, 9वीं पास की हमने तेजस्वी भैया की तरह। जब 9वीं पास लोग, फिर हमने लगा कि यार 10वीं करेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, कौन इतनी पढ़ाई करे, फिर 10वीं हमने ऐसे कर ली बाहर से, प्राइवेट ऐसे ही। फिर हमें लगा कि पढ़ाना शुरू कर दिया हमने, 9th 10th का ही तो पढ़ा रहे हैं, 9th 10th हमने पढ़ी है। टीचर ने कर रखा है क्या क्या, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। टीचर 12वीं पास है और आपको समझा पा रहा है तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? चलो अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें पूछूंगा, वो आपको यहाँ पे बतानी है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बेटा जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो उस दिन जो वाष्पन की दर होगी, रेट ऑफ इवोपरेशन, वाष्पन की दर, यानी जो लिक्विड वेपर में बदल रहा होगा, लिक्विड भाप बन बन के उड़ रहा होगा, फास्ट होगी या स्लो होगी?
अरे भाई मैंने किया है एमएससी फिजिक्स, एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू 2010 से 2012 वाले बैच में। ठीक है, और कुछ बताऊं? दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, और कॉलेज जो एनरोल था वो था हंसराज कॉलेज, जैसे शाहरुख खान साहब पढ़े हैं, हंसराज कॉलेज, बहुत नामी कॉलेज है डीयू का। ये हो गया, अब ठीक है, अब लग रहा है इससे ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन, वाष्पन की जो दर है वो बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? आप कहेंगे सर टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो जो ऊपर वाली जो लेयर है इनके मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाएंगे, फिर नीचे वाले। तो इसलिए आप देखना गर्मियों में पानी बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, सर्दी में हो सकता है कि 15 दिन के अंदर भी ना उड़े। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ती है। तापमान के बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड आप मुझे बताएंगे। सेकंड, अगर आपसे मैं कहूं कि मेरे पास 1-1 लीटर पानी है 2 जगह, ये 1 लीटर पानी डाल दिया मैंने, 1 लीटर पानी जो है ये मैंने डाल दिया एक गिलास के अंदर, 1 लीटर पानी डाल दिया एक थाली में। तो मुझे बताओ कि कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, गिलास वाला कि थाली वाला? तो कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा ये आपको बताना है। कौन सा पानी जल्दी भाप बनकर उड़ेगा? ठीक है, ये करते रहना आप और अपने आंसर चेक करते रहना, जो मैं बता रहा हूं उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, अब आप खुद सोचो, जो बच्चे थाली वाला कह रहे हैं उनका ठीक है, भाई आपने 1 लीटर पानी भरा गिलास में, तो बहुत सारी लेयर बन जाएंगी। वही 1 लीटर पानी थाली के अंदर है, यहाँ बहुत बड़े सरफेस एरिया पे फैला हुआ है, यहाँ कम लेयर बनेगी। जैसे हीट आएगी तो पहले ये वाली लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर ये बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा पानी, पूरे सरफेस बहुत बड़ा है यहाँ का ऊपर वाला, तो बहुत सारा पानी पहली लेयर में ही है, भाप बन के उड़ गया, फिर नीचे वाला। तो पानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया में फैला होगा उतना जल्दी भाप बन के उड़ेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से भी वाष्पन की दर बढ़ती है। तो अगर पानी को अगर आप ज्यादा सरफेस एरिया में फैला दो तो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। तो पानी जल्दी भाप बन के कब उड़ता है? तो जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी, मान लो जून का महीना है, तो पानी बहुत तेजी से इवोपरेट होता है, वाष्पित होता है, और वो पानी ज्यादा बड़े बर्तन में भरा हुआ है तो भी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन हवाएं बहुत तेज तेज चलती है, जिस दिन आंधी तूफान आ रहा हो, अगर स्पीड ऑफ एयर बहुत ज्यादा हो, वायु की चाल ज्यादा हो, जिस दिन हवाओं की चाल ज्यादा होगी, इसे डेली लाइफ से कंपेयर करके बताना, जिस दिन हवाएं तेज चल रही होंगी उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा कि आराम आराम से? भूपेंद्र कुमार जी कह रहे हैं लिगड़ की धरती से प्रणाम। आशीष यादव ज्ञानी बन रहे हैं क्लास में फालतू में, इनसे कोई सुझाव मांग नहीं रहा तब भी। एंथैल्पी बेटा अलग चीज होती है, हमें जरूरत नहीं है एंथैल्पी की। एंट्रोपी, एंथैल्पी ये थोड़े ना पढ़नी है हमें। देखो, स्पीड ऑफ एयर, वायु की चाल, बेटा जिस दिन हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी, आपको पता है कि उस दिन कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आपने छत पे कपड़े डाले, आपकी मम्मी कहेंगे भाई कपड़े उतार के लिए आओ, आप कहोगे मम्मी वो डाल लेते 2 घंटे पहले, मम्मी कहेंगे हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, सूख गए होंगे। जिस दिन हवाएं तेज चलती है ना, उस दिन कपड़े 2 घंटे में सूख जाते हैं। जिस दिन हवाएं तेज चलती है आपको पसीने नहीं दिखेंगे, ये पसीना बहुत जल्दी भाप बन के उड़ता रहता है। तो हवाएं जिस दिन देखो पसीने ज्यादा कब आते हैं,
हम कहते हैं भाई साहब तो पत्ता भी नहीं हिल रहा पेड़ का, तो आपको देखना बहुत आपको पसीने से लगेंगे। लेकिन जब आप खेल रहे हो, जिस दिन हवाएं तेज चल रही हो, ठंडक ठंडक सी लगेगी और बड़ा अच्छा माहौल लगता है। तो अगर आपको कभी बहुत ज्यादा पसीने आ रखे हो, आप कबड्डी खेल के आए, कुश्ती उस्ती खेली आपने, पूरे पसीना रखे बॉडी पे, अगर आप एकदम से पंखे के नीचे आके खड़े हो गए ना, आपको बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा सा लगेगा। जो बंदा पहले से पंखे के नीचे बैठा है ना, उससे ज्यादा। पता है क्यों? आपकी बॉडी में बहुत सारा पसीना है, पंखा चल रहा है, यानी कि हवाएं तेज चल रही हैं, तो आपके शरीर का पसीना बहुत जल्दी भाप बन के उड़ना चाहेगा। और आपको पता है कि जो पसीना तो पानी है, अब इसे अगर भाप बन के उड़ना, अपनी स्टेट अवस्था बदलनी है, तो उसे गर्मी चाहिए, तो आपकी बॉडी की गर्मी खींचेगा, हीट लेगा। भाई पसीना पानी को भाप बनना है, लेटेंट हीट चाहिए, गुप्त उष्मा। तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी से गर्मी खींचेगा और पसीना भाप बन के उड़ जाएगा। अगर बॉडी में बहुत सारा पसीना है, तो अगर पंखा तेज चल रहा होगा तो सारा पसीना बहुत जल्दी भाप बन के उड़ेगा, यानी शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी खींच लेगा। इसलिए हमारे घर वाले मना करते हैं, अगर आप बाहर से आए हो पसीनों में, एकदम पंखे के नीचे खड़ा नहीं होना, क्योंकि बहुत सारा पसीना है, बहुत सारा पसीना एक साथ भाप बन के उड़ेगा, तो बहुत सारी गर्मी बॉडी से खींच लेगा, शरीर का तापमान एकदम से डाउन होगा, बीमार पड़ जाओगे। तो कहते हैं कि भैया पहले आप बाहर से आए हो, पसीनों में हो, पहले टॉवल से सर्वर पूछ लो, पसीने पूछ लो, 5 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा सुस्ता लो, हल्का सा पानी वानी पी लो, फिर उसके बाद जाओ कूलर पंखे के नीचे, ताकि बीमार ना हो। लेकिन हम उनकी बात मानते नहीं है, उन्हें फिजिक्स नहीं पता, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं वो कि पसीने हैं, जो पसीना बहुत जल्दी भाप बन के उड़ता है पंखे कूलर के सामने आके, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडी पड़ जाती है बॉडी। वजह क्या है उसकी? क्योंकि पसीना जो है हवाएं तेज चलने पर जल्दी भाप बन के उड़ेगा, और वो पसीना जब भाप बन के उड़ेगा तो शरीर से गर्मी खींचेगा, वो अपनी स्टेट बदलने के लिए, अवस्था बदलने के लिए। तो ज्यादा पसीना भाप बन के उड़ेगा तो ज्यादा गर्मी खींचेगी, बॉडी से गर्मी बहुत निकल जाएगी, तो शरीर में टेम्परेचर एकदम डाउन पड़ेगा, तो बीमार होना ही है। तो हवाएं तेज चलने पर भी वाष्पन की दर फास्ट होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पन की जो दर है वो होती है फास्ट। तो बेटा तापमान ज्यादा है तो भी पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, ज्यादा सरफेस एरिया फैला तो भी भाप बन के जल्दी उड़ेगा, हवाएं तेज चल रही तो भी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक और है, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में जब डे नाइट मैच होता है ना, तो आपने सुना होगा कि जो टीम, अगर जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है, अगर वहां बहुत ओस गिरती है, ड्यू बहुत ओस गिरती है, तो हर एक टीम चाहती है भैया पहले बॉलिंग कर लो, कि बाद में अगर बॉलिंग करेंगे शाम के टाइम पे तो बॉल घास में जाके गीली हो जाएगी। तो गीली जो बॉल होती है ना तो वो स्पिन करती, ना स्विंग करती, कुछ करती ही नहीं है, बड़े आती है बल्ले पे, चौके छक्के लगेंगे बेहतरीन। तो लेकिन कई बार कमेंटेटर एक बात बोलते हैं कि आज हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, आज ड्यू फैक्टर नहीं होगा। जब हवाएं तेज चलेंगी पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, तो जो घास के ऊपर जो ओस है, जो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, तो ओस कम से कम रहेगी। तो ड्यू फैक्टर उस दिन नहीं दिखाई देगा जिस दिन हवाएं तेज चल रही होंगी। अरे यहां तक का क्लियर है सभी को? हाँ या ना? यहां तक का बताओ एक बार मुझे। प्रियंका दास सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा कितना क्लास होगा। ठीक है रतुल। देखो क्लियर है। अच्छा फोर्थ लिखेंगे बेटा, अगर इस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी समझते हैं आप? आर्द्रता यानी कि चिपचिपापन, मौसम में नमी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। देखो आपने ह्यूमिडिटी का ये नाम बड़ा सुना होगा, जुलाई अगस्त के महीने बहुत नाम सुना होगा आप इसका। बहुत सारे लोग कहते हैं यार आज बहुत ही ह्यूमिड मौसम है, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो खड़े खड़े जब आपको पसीने आए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इसमें मॉइस्चर, नमी का होना। जैसे बेटा देखो एक एग्जांपल समझाऊंगा, आप जल्दी समझ जाओगे। तो हमारे पास जो आसपास जो हवा है ना, ये एयर है, हमारे आसपास की जो हवाएं हैं, मान लो कि ये 100 लीटर तक नमी को, 100 लीटर तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। मतलब इनकी जो औकात है वो 100 लीटर तक, अगर इन्हें नमी मिलेगी 100 लीटर तक पानी को पी सकती हैं। अगर 100 लीटर ज्यादा हो गया तो तुरंत उड़ेल देंगी, वापस बारिश कर देंगी। तो मान लो मेरे आसपास जो वातावरण है 100 लीटर तक पानी को पी सकता है। अगर इसमें 80 लीटर पानी आ जाए, 80 लीटर नमी हो,
तो हम कहेंगे आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आज सापेक्ष आर्द्रता 80% है, यानी जितनी औकात थी नमी को सोखने की उसका 80% नमी इसके अंदर है। अगर मैं कह रहा हूं कि आज ह्यूमिडिटी 95% है, यानी कि 100 लीटर नमी पीने की औकात है, 95 लीटर पानी पी चुके, यानी कि बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि उतनी ज्यादा नमी मॉइस्चर वातावरण में होगा, बारिश होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो अगर कभी आप मैच के बारे में पता करना हो कि ये मैच बारिश से धुल तो नहीं जाएगा, तो आप वेदर रिपोर्ट में ह्यूमिडिटी देखो। अगर ह्यूमिडिटी है 34%, 36%, 25%, यानी बारिश ना के बराबर है। और ह्यूमिडिटी है 70-75% से ज्यादा, तो बारिश होने की संभावना है कि हो सकती है। 90% से ज्यादा तो यानी कि बहुत ज्यादा चांस है कि बारिश हो ही जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बादल वगैरह हवाएं तेज चल जाए तो आगे की तरफ को बादल भी सरक जाए, है ना। तो जब हवाएं तेज चलती हैं, तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी कि वातावरण में नमी बहुत ज्यादा है, तो बताओ जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा कि धीरे धीरे। तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा नमी है वातावरण में, तो वातावरण और ज्यादा नमी लेने का इच्छुक नहीं होगा। तो जो आपके बॉडी पे जो पसीना है वो जुलाई अगस्त के महीने में क्यों नहीं सूखता? जो पसीना है भाप बन के उड़ना चाहता है, लेकिन आसपास का वातावरण कहेगा भाई साहब जहां पे हो वहीं रहो, यहाँ तो पहले से बहुत नमी है और नमी नहीं चाहिए। जुलाई अगस्त के महीने में 4-4 दिन तक कपड़े नहीं सूखते, कपड़ों के अंदर का पानी भाप बन के उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा मॉइस्चर है वातावरण में, तो और ज्यादा मॉइस्चर को नहीं लेगा वो। तो इसलिए हमारी मम्मी क्या करती हैं, जब बरसात का मौसम होता है, मान लो कि हमारे पास एक ही जोड़ी ढंग के कपड़े हैं और वो भी स्कूल वाले, स्कूल की ड्रेस, तो क्या करेंगे वो, आपको कहीं शादी में जाना है तो क्या करेंगे, उन कपड़ों को धो देंगे। अब बरसात का मौसम में कपड़े तो सूख नहीं रहे, तो क्या करेंगे, कमरे में डाल देंगे उन्हें और पंखा चला देंगे फुल, क्योंकि जब हवाएं तेज चलेंगी तो उससे थोड़ा सा तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा तो उसकी वजह से थोड़ा कपड़ा सूख जाएगा। और सुबह को बहुत ही कैडी प्रेस मार देंगे उसके ऊपर आयरन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से भी वाष्पन की दर बढ़ती है, तो आपके कपड़े जो है वो ऐसे हो जाएंगे आप पहन के जा सको। तो ह्यूमिड मौसम में आपकी मम्मी को पता है कपड़े जल्दी सूखने वाले नहीं है, इनके अंदर की नमी भाप बन के उड़ने वाली नहीं है, तो अलग अलग तरीके अपनाएंगे वो, ठीक है। अब हमारे पास में ह्यूमिडिटी जो है इसके बढ़ने से ध्यान रखना वाष्पन की दर घटती है, बाकी सब फैक्टर से बढ़ रही थी। अगर पहले से नमी बहुत ज्यादा है वातावरण में तो और ज्यादा नमी नहीं लेगा वो, तो वाष्पन की जो दर है हो जाएगी स्लो। अब ये कहानी आपको कितनी समझ में आई, हमें कुछ क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप फर्जी हाँ में हाँ मिला रहे हो मेरी, या कुछ तुम्हें पता चल भी रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन करना, एसी जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती है, कूलर नहीं करता ह्यूमिडिटी को। इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में ना कूलर चलाओगे ना, कमरे में और उमस सी हो जाएगी, बड़ा गंदा सा माहौल हो जाता है कूलर चलाने पे। एसी जो है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते, कूलर नहीं कर सकता। कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेट क्लोथ विल ड्राई अर्लीस्ट, किसमें जल्दी कपड़े सूख जाएंगे? बेटा यहाँ पे आरएच का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता। आपको सोचो भाई कपड़े जल्दी कब सूखेंगे? जब ह्यूमिडिटी कम से कम होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी पहले से बहुत ज्यादा होगी, तो और नमी तो ले ही नहीं पाएगा वो, कपड़े सूख नहीं पाएंगे। तो 100% ह्यूमिडिटी पे तो कपड़े कभी नहीं सूखेंगे, तो बिल्कुल हटा दो। तो एक तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। गर्मी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो जो बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं उनका एकदम सही है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा 21वें का डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन का नंबर भी लिखना साथ में, खाली एबीसीडी मत लिखो। हमारा नाम क्यों नहीं लेते? इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज नॉट फॉर्म, तेज हवा की रात में ओस नहीं बनती। बेटा हवाएं तेज चलती हैं तो ओस क्यों नहीं बनती, ड्यू फैक्टर क्यों नहीं होता? जब हवाएं तेज चलती हैं तो आपको पता है कि पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है,
वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तो दूसरे का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ये फटाफट कर सकते हो आप, आसान क्वेश्चन है, इनमें टाइम खराब नहीं करेंगे फालतू का। एक लिखा कि हाइग्रोमीटर इज यूज, तो बेटा हाइग्रोमीटर काम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापना, कि आज ह्यूमिडिटी 70% है कि 80 है कि 90 है, ये सब नापने का काम कौन करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। परमेश्वरी तुम्हें बेटा आंसर पढ़ना लिखना तो है नहीं, तुम्हारा हर क्लास में ही रहता है, मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, मेरा नाम नहीं ले रहे हो, क्या करें तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 23 करो। आर्या, अंजलि, नवीन, आशीष यादव, अनु, एम के ध्यान, अंजलि यादव, सुरेश, आकृति, जय, सुषमा, मीनाक्षी, देव, शालिनी, अतुल, बहुत बड़े आंसर आ रहे हैं लगभग सभी के। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा, यानी पानी जल्दी भाप बन के कब उड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है इवोपरेशन और वाष्पीकरण लिख रहा है, यानी कि पानी का वाष्पन पूछ रहा है कि पानी जल्दी इवोपरेट कब होगा। बेटा पानी जल्दी भाप बन के कब उड़ेगा, इससे पहले लिखा है कि डिक्रीज सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया कम होने से तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है तब पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, डिक्रीज करने पर तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने बढ़ता है, डिक्रीज करने पर घटेगा, तापमान के बढ़ने पर हो जाएगा। और उसमें आप नमक मिला देंगे ना पानी में तो भी जल्दी भाप नहीं बनती उसकी। और सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो 23वें का जो सी लिख रहा है उसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करना, 16। बेटा जितनी आपको जरूरत नहीं है मैं थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया मैं कम से कम 8-10 पेपर को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि भले थोड़ी सी 5-7 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन हम एक बार पढ़ लें और बहुत सारे पेपर में अप्लाई कर सकें। कह रहा है कि गर्म वस्तु उष्मा विकिरण के रूप में अपनी उष्मा आसपास खो देती है, उष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करती है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। कोई वस्तु कितना तेजी से अपनी हीट लॉस करेगी, कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, वो किस पर डिपेंड करता है, वो केवल वस्तु के तापमान पर डिपेंड नहीं करता, केवल वातावरण के तापमान पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है वस्तु और वातावरण के तापमान के डिफरेंस पर। ठीक है, चलो बाकी कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।